So, hello everyone, good morning. Correct. So, welcome everyone. अपनी सप्लाई की क्लास जिसको अपन ने कल से चालू किया था, पिछली क्लास में अपन ने सप्लाई अंडर जीएसटी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो लिया था। तो यही आपके फाइनल का पहला चैप्टर है। ठीक। सो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे सप्लाई एक रिकैप अगर अपन बात करें, अपन ने क्या देखा था क्या नहीं देखा था। तो सप्लाई के बारे में जब अपन ने चालू किया था पिछली क्लास में, तो उसमें हमने देखा था कि सप्लाई जो होता है बेसिकली, करेक्ट। तो सप्लाई के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे क्या क्या चीज़ें हमने सीखनी है वो देखना था। तो हमने देखा कि भैया सप्लाई जो है इसके अंदर कई डेफिनेशंस देखनी है अपन ने। वो डेफिनेशंस एक एक करके देख रहे थे अपन। फिर उसके बाद सप्लाई खुद क्या होता है उसके लिए सेक्शन 7 की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने को। तो 7 के अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत अपन ने पिछली क्लास में कर ली थी। इसके अलावा कुछ शेड्यूल्स हैं और फिर सप्लाई हो गया तो फिर कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होता है, ये चीज़ें अपने को सीखना था। तो उसमें से ऑलरेडी अपन ने शुरुआत कर दी थी 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए से, जहाँ पे 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए जो है वो आपको सप्लाई क्या होता है ये बताता था। करेक्ट। तो सप्लाई क्या होता है ये बताने के लिए 7 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए ये आपको बोलता था सप्लाई includes all forms of supply of goods, services or both which are made or agreed to be made by a person for a consideration in course furtherance of business। तो ये सारी चीजें जो है ये सप्लाई के अंदर आती है। तो इसका मतलब अपन ने सीखा था कि सप्लाई बनने के लिए तीन चीज़ों का होना जरूरी है। एक है एक्टिविटी, दूसरा है बिजनेस, तीसरा है कंसिडरेशन। ये तीन चीज़ें जब होती है तब वो क्या बनता है, तब वो सप्लाई बनता है। इसका मतलब तीनों में से एक भी चीज़, एक भी एलिमेंट मिसिंग हुआ, एक्टिविटी है बिजनेस है कंसिडरेशन नहीं है, एक्टिविटी नहीं है बिजनेस कंसिडरेशन है, करेक्ट, एक्टिविटी है कंसिडरेशन है पर बिजनेस नहीं है, तो आमतौर पे अगर कोई भी एलिमेंट मिसिंग हुआ तो 7(1) ए के अंदर तो वो सप्लाई नहीं बन सकता। अगर कहीं स्पेसिफिकली कवर किया सप्लाई के लिए तो बात अलग है, बट 7(1) ए के अंदर वो सप्लाई नहीं बन सकता। अब इसको एक एक करके अपन ने एनालिसिस चालू किया था पिछले उसमें। तो उसमें हमने देखा था कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो फिर गुड्स क्या होता है उसके बारे में जाना था हमने पिछली क्लास में। 2 clause 52 में जो बोलता था गुड्स मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड securities but includes actionable claims, growing crops, grass, trees, things attached to or forming parts which are severed or agreed to be severed before supply or under a contract of supply। ये का डेफिनेशन था जो अपन ने देखा। वैसे ही सर्विसेज के बारे में दिया हुआ था 2 clause 102 में। तो सर्विस क्या बोलता था, सर्विस का मतलब होता था सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। तो जो भी चीज जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। हाउएवर दिस आल्सो एक्सक्लूड्स मनी सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। तो उसको आप क्या बोलते हैं, सर्विस मानते हैं। हाउएवर उसके एक्सप्लेनेशन में भी डाला गया क्लियरली क्या, कि सर्विस आल्सो इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। तो कोई भी ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज को फैसिलिटेट करना हो, अरेंज करना हो, तो वो भी क्या बन जाएगा, वो भी सर्विसेज के अंदर आ जाता है। ठीक। तो आमतौर पे गुड्स क्या सर्विस क्या ये सीख लिया था अपन ने। तो अब एक चीज बचा था वो था फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। कि फॉर्म्स ऑफ सप्लाई किसको बोलते हैं, तो फॉर्म्स ऑफ सप्लाई जो होता है बेसिकली जीएसटी में 8 सप्लाईज को फॉर्म्स ऑफ सप्लाई बोला गया सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। जैसे सेल इज अ फॉर्म ऑफ सप्लाई। तो ऐसे कौन कौन से सप्लाई हैं उनको जब अपन ने देखना था, तो पहला अपन ने देखा था सेल। तो सेल इज अ फॉर्म ऑफ सप्लाई। तो सेल इज अ फॉर्म ऑफ सप्लाई यानी आपका बिजनेस है, शॉप है, उसमें आपने कुछ भी सामान बेचा, गुड्स बेचा, सर्विस दी, करेक्ट। तो ये एक तरीके का सप्लाई माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने देखा था कि आपका शॉप है, आपने मोबाइल बेचा, तो यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है एक सेल। मोबाइल बेच रहे हैं, मोबाइल आपका बिजनेस है और बदले में इस कस्टमर से पैसा मिल रहा है, कंसिडरेशन है। क्योंकि तीनों चीज़ें यहाँ पे मौजूद है तो इट इज सप्लाई लेविएबल टू जीएसटी, तो उस पर जीएसटी लग जाना है, करेक्ट। वैसे ही दूसरा अपन ने देखा था ट्रांसफर। इवन ट्रांसफर इज अ सप्लाई, हियर इज अ चेंज। क्योंकि प्री जीएसटी एरा में ऐसे स्टॉक ट्रांसफर्स, ब्रांच ट्रांसफर पे टैक्स नहीं लगा करता था, करेक्ट। लेकिन जीएसटी में अब ऐसे ट्रांजेक्शन पे भी टैक्स लगना चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब
ट्रांसफर भी सप्लाई माना जाता है। इसका लॉजिक क्या था वो अपन ने पिछली क्लास में समझा था कि अगर इसको ट्रांसफर नहीं मानते तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते, एक जगह आपका आईटीसी एक्यूमुलेट होता जाता और दूसरी जगह आपको जीएसटी पे करना पड़ जाता, तो ब्लॉकिंग ऑफ क्रेडिट हो जाता। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको बचाने के लिए ही ट्रांसफर को सप्लाई के अंदर शामिल कर दिया गया। तो अब अगर एक डिपो ने दूसरे डिपो को, एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को ऑल ओवर इंडिया भी ट्रांसफर किया तो इट विल बी कंस्टिट्यूट एज सप्लाई, और सप्लाई हो गया तो जीएसटी लग के रहेगा। ठीक बात है। वैसे ही तीसरा होता है बार्टर और एक होता है एक्सचेंज। अमॉन्ग अदर फॉर्म्स ऑफ सप्लाई एक होता है बार्टर, एक होता है एक्सचेंज। अब बार्टर और एक्सचेंज दोनों में कहने का मतलब, बार्टर को ही आप कई बार इंटरचेंजेबली एक्सचेंज बोलते हैं, लेकिन दोनों में एक बेसिक फर्क होता है बार्टर और एक्सचेंज। बार्टर का मतलब क्या होता है, प्योर एक्सचेंज, करेक्ट। लेकिन एक्सचेंज का मतलब जरूरी नहीं है एक चीज के बदले दूसरी चीज ही ले, करेक्ट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने आपको दिया वो है, मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसका टीवी का काम है, दूसरा बिजनेसमैन है उसका कंप्यूटर का काम है, करेक्ट। अब वो जो टीवी का काम है वो आपको टीवी बेचता है, टीवी बेचता है कितने की, 50,000 रुपए की। अब 50,000 रुपए की उसने आपको टीवी बेची, बदले में आपको कंप्यूटर चाहिए था और जो टीवी खरीद रहा था आपसे उसका कंप्यूटर का ही काम था, तो आपने क्या किया, आपने उससे उतने ही लगभग वैल्यू का कंप्यूटर खरीद लिया। अब आपने उसको टीवी बेची 50,000 की, उससे 50,000 का कंप्यूटर ले लिया। सवाल ये उठ रहा था, क्या पैसे तो मिले नहीं। अब आपने उसको 50,000 का सामान दिया, उससे 50,000 का सामान ले लिया, तो पैसे तो मिले नहीं। सवाल ये था क्या ये भी सप्लाई है और क्या इस पे भी जीएसटी लगेगा। द आंसर इज यस, क्योंकि फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में बार्टर भी आ जाता है। क्या लॉजिक है अब इसको सप्लाई मानने, जब पैसा लगा नहीं, पैसा मिला नहीं, तो मूवमेंट हो रहा है। अब मूवमेंट हो रहा है, आप ये देख रहे हैं कि कल तक टीवी मेरी थी वो अब उसकी हो गई, कल तक कंप्यूटर उसका था वो मेरा हो गया, तो वो सप्लाई बन गया। लेकिन जरा सोचिए, यहाँ पे तो चलो 50,000 की चीज थी, एक्सचेंज किया, पर ये जरूरी है जो चीज मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ मेरा प्रोडक्ट जिस रेट का हो आपका प्रोडक्ट भी वही रेट का हो। यहाँ पे तो हमने 9% ले लिया, मान लो एक 18% और एक 12% वाला होता, चीज तो दोनों 50,000 की है, लेकिन मैं बेच रहा हूँ 18% वाला सामान, आपसे ले रहा हूँ 12% वाला सामान। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे अगर बोल देते कि बार्टर जो है वो ट्रांसफर ही नहीं है, मतलब सप्लाई नहीं है, तो फिर तो इस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी नहीं लगता। तो इसलिए आप कुछ भी करिए, इवन बार्टर भी किया तो रेदर आप समझ रहे हैं ये एक नहीं उल्टा ये दो सप्लाई, ए ने जो बी को बेचा और बी ने जो ए को बेचा, तो ये तो दोनों ने अपना अपना जीएसटी अलग निकालना। प्लस ये जरूरी नहीं है, दोनों ने हो सकता है बेचा 50,000 में था, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसने टीवी परचेस 30,000 में किया था और इसने वो कंप्यूटर 40,000 में खरीदा था, ऐसा भी तो हो सकता है। तो दोनों का इनपुट अलग अलग होगा, दोनों की जीएसटी लाइबिलिटी अलग अलग निकलेगी। अगर हम खाली बोल देते 50,000 की टीवी देके 50,000 का कंप्यूटर ले रहे हो तो वो सप्लाई नहीं है, तो मुसीबत यहाँ पे आ जाती। तो इसलिए बार्टर को भी सप्लाई के अंदर शामिल किया गया एज अ फॉर्म ऑफ सप्लाई। क्लियर हो गया। वैसे ही बार्टर के साथ एक्सचेंज को भी सप्लाई माना गया। एक्सचेंज बार्टर का ही छोटा फॉर्म है, जहां पे जरूरी नहीं है मैं 50,000 की टीवी दे रहा हूं तो बदले में 50,000 का ही कंप्यूटर लूं, मैंने 30,000 का कंप्यूटर लिया। अब इवेंचुअली मैं आपको 50,000 की चीज दे रहा हूं और आपसे 30,000 की चीज ले रहा हूं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मैंने गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है, अब मैं जीएसटी किस अमाउंट पे पे करूं। मैं बोलता हूं भैया देखो मैंने आपको 50,000 की चीज दी, लेकिन आपने मुझे रुपए तो 20,000 ही दिए, 30,000 की तो कंप्यूटर दे दी, अब मुझे जीएसटी 20,000 पे देना है गवर्नमेंट को कि 50,000 पे कि 30,000 पे। तो सीधी सी बात है, अगर मेरी बात करूं तो मेरे लिए तो वैल्यू 50,000 होना चाहिए। आगे चैप्टर आने वाला है वैल्यू ऑफ सप्लाई जो होगा मेरे लिए क्या होने वाला है, मेरे लिए होने वाला है 50,000 रुपए, आपके लिए क्या होने वाला है, आपके लिए होने वाला है 30,000 रुपए, करेक्ट। तो दोनों की वैल्यू अलग अलग रहेगी, दोनों की जीएसटी लाइबिलिटी अलग अलग रहेगी। तो इवन दिस इज ऑल्सो टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई, तो इसको भी क्या माना जाएगा, इसको भी सप्लाई माना जाएगा। तो इसलिए फॉर्म्स ऑफ सप्लाई इंक्लूड सेल, it includes transfer, it includes barter, it includes exchange, इसके अलावा लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल ये सब भी क्या है, ये भी फॉर्म ऑफ सप्लाई है, और इसमें भी अगर बिजनेस और कंसिडरेशन हुआ तो इसका मतलब सप्लाई मान के इस पे भी जीएसटी लेवी हो जाएगा।
मीनिंग देयर बाय लाइसेंस लीज रेंटल तो बड़ा बेसिक है, आप समझ गए, ये सर्विस से लेना देना इनका, कि आपको कोई काम करने के लिए लाइसेंस चाहिए था, लाइसेंस फीस किसी ने ली, करेक्ट, तो लाइसेंस फी ली तो उस पर जीएसटी लगेगा क्योंकि इट इज अ सप्लाई। लीज और रेंटल ये तो किराया हो गया। घर बेचते हैं तो जीएसटी नहीं लगता क्योंकि घर इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। शॉप बेचते हैं तो जीएसटी नहीं लगता क्योंकि शॉप इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन वही शॉप को आप किसी को रेंट में देते हैं तो मैं तो उसको यूज करने का राइट दे रहा हूं, मैंने उसको प्रॉपर्टी नहीं दिया, प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट दिया है। तो इट इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक सर्विस होता है, और वो जो सर्विस होता है वो सर्विस पे टैक्स लगना है, तो उसके लिए उसको सप्लाई मानना पड़ेगा, करेक्ट। घर किराए पे दिए तो आमतौर पे ये भी सप्लाई है, सर्विस है, देखा जाए तो जीएसटी लग जाना चाहिए। लेकिन आगे चल के हम एक टॉपिक भी देखने वाले हैं, वो है एग्जेम्पशन, जहाँ पे कई सारी चीजों को एग्जेम्प्ट किया गया। तो घर को किराए पे देना इज ऑल्सो अ सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन इट इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। तो जब आप घर किसी को किराए पे देते हैं तो जो रेंट मिलता है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई बन जाता है। लेकिन शॉप आप किसी को किराए पे देते हैं और आपको रेंट मिलता है तो वो आपका टैक्सेबल सप्लाई माना जाता है, ये अपन ने देखा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर्म ऑफ सप्लाई इज डिस्पोजल। अब डिस्पोजल अगर समझना है कि डिस्पोजल भी एक सप्लाई है तो अब उसको समझिए। डिस्पोजल का मतलब क्या हो रहा है, जहां पे मैंने कोई एसेट को ऐसे ही डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब जैसे मैं आपको मेरी बात करता हूं, जैसे हमारा काम क्या है, आपको पढ़ाना, तो ये एक सर्विस है, करेक्ट। तो वी आर रेंडरिंग सर्विस, सर्विस इज अ सप्लाई लेविएबल टू जीएसटी। एक्टिविटी हो रहा है, सर्विस देना, बिजनेस है, कंसिडरेशन है, तो तीनों चीजें है, सप्लाई है, लेविएबल टू जीएसटी। अब वो जो जीएसटी लगा ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे, अब मान लीजिए अब ये क्लास की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, जब क्लास की रिकॉर्डिंग होती है तो उसके लिए कैमरा लगता है। अब ये रिकॉर्डिंग का फीचर अभी तो सब लोग करते हैं, लेकिन हम तो ये फीचर उस समय भी करते थे जब कोई नहीं करता था। आज से 10 साल पहले भी कैमरे का इस्तेमाल होता था, ताकि अगर तब भी आपकी कोई क्लास मिस होती थी तो आप ये रिकॉर्डिंग के थ्रू अपनी मिस्ड क्लास को देख सकते थे। अब मान लीजिए 2020 तक तो वो सब चला, लेकिन उसके बाद कोविड आया, तो कोविड आया तो तब तो क्लास ही सबने ऑनलाइन लेनी थी। तब हमने सोचा भैया वो उस समय जो कैमरा था वो तो नेसेसिटी के हिसाब से था, कि भैया इमरजेंसी पड़ी, जरूरत पड़ी किसी को बैकअप रिकॉर्डिंग देखने की, तो वो कैमरे का इस्तेमाल होता था और वो रिकॉर्डिंग देखता था। तो उस समय जो कैमरे की क्वालिटी थी वो नॉर्मल कैमरे की क्वालिटी। लेकिन जब अपन ने कोविड में सबको पढ़ाना ही ऑनलाइन है, तो हमने बोला भैया क्वालिटी कैमरे की बदलनी पड़ेगी, अब थोड़ा सा अच्छा कैमरा रखना पड़ेगा। तो अब हमने नए कैमरे खरीद लिए फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, वो तो खरीदने वाली एक्सरसाइज है। अब सवाल है इतने सारे पुराने कैमरों का क्या करें, तो हमने वो पुराने कैमरे उठा के ऐसे ही किसी को बेच दिए, डिस्पोज ऑफ कर दिए। अब क्वेश्चन ये था कि ये जो कैमरे डिस्पोज ऑफ किए गए, क्या इस पे जीएसटी लगेगा, सवाल ये है। अब मैं बोलता हूं मेरा काम सर्विस का है, टीचिंग का, तो सर्विस है, बिजनेस है, कंसिडरेशन है, तो उस पर जीएसटी लगता है, वो समझ में आता है। पर मैंने जिसको कैमरा डिस्पोज ऑफ कर दिया अगर, तो क्या वो कैमरे को डिस्पोज ऑफ करने पे जो पैसा मिला क्या उस पर भी जीएसटी लगेगा? द आंसर इज यस, क्योंकि डिस्पोजल इज ऑल्सो सप्लाई। यहां पे मैंने डिस्पोजल ऑफ एसेट किया, तो बिजनेस का मतलब डायरेक्टली जरूरी नहीं है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो मैं तो आपको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब समझा रहा हूं। तो जो सर्विस मैं आपको इन कोर्स ऑफ बिजनेस दे रहा हूं, टीचिंग, उसके लिए जो बिजनेस कंसिडरेशन है उस पे तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा। पर ये जो कैमरा मैंने किसी को बेच दिया, मेरा काम कैमरा बेचने का नहीं है, लेकिन आई एम यूजिंग दिस कैमरा फॉर फर्दरेंस ऑफ माई बिजनेस, तो अगर उसको भी मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया तो जीएसटी लगेगा। कितने में सर, इतने कम में तो बेचा होगा, उसमें कौन सा ज्यादा में बेचा होगा, बात उसकी नहीं चलती। सवाल यह है जीएसटी लगेगा कि नहीं। द आंसर टू इट विल बी यस, जीएसटी इज लेविएबल, करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे इवन डिस्पोजल इज कंसिडर्ड एज सप्लाई। तो ये 8 चीजों को सप्लाई माना गया। बोलिए कौन कौन सा? नंबर 1 सेल, नंबर 2 एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। तो ये 8 को फॉर्म्स ऑफ सप्लाई माना गया, ठीक।
ठीक बात है। तो पहली लाइन जो सप्लाई की थी, अपना ऑब्जेक्टिव है, इसके एक एक लाइन का मतलब अपने को क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर हो गया तो अपना पूरा 7 खत्म हो जाना है, पूरा 7 इसी में छुपा हुआ है। तो 7 सबसेक्शन 1 जो है उसका क्लॉज ए, ये बड़ा बेसिक सी बात बोला कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल in relation to supply of goods or services or both, made or agreed to be made for a consideration by a person in course or furtherance of business। तो इसको सप्लाई बोला जाता है, करेक्ट। तो इसका मतलब पहली लाइन बोलिए पूरी तरीके से क्लियर, हाँ कि ना। अब आ जाओ थोड़ा सा अपने टेक्स्ट पे, यानी जितना अपन ने देखा पहले उसको पूरी तरीके से फाइनल कर ले। तो सीधा बेयर एक्ट, जैसे किस तरीके से क्या चीजें आपका फोकस होना चाहिए, क्या चीजें आपने पढ़नी चाहिए, क्या चीज याद रहनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या चीज आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो और क्या चीजें आपने कंपलसरी जैसा है वैसा लिखना चाहिए, करेक्ट। तो उसमें कंसेप्ट ऑफ सप्लाई अपन ने चालू किया। तो ये पूरा सेक्शन की बेयर एक्ट की रीडिंग है। तो ये आपने अपने आंसर का ये पहला पैराग्राफ बनता है हमेशा। तो उसमें आपने 7 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जो क्या बोलता है, सप्लाई का मतलब क्या, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। अब आपको पता है फॉर्म्स ऑफ सप्लाई मतलब कितने, 8, ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब आपको ये भी पता है गुड्स का मतलब 252 और सर्विस का मतलब 2102, और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल। देखिए वही 8 प्रकार आ गए। मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो पहला जो लाइन था ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ, ये पहला लाइन हमारा पूरी तरीके से हो गया, ठीक। तो इसलिए अपना 7(1)(a) में ये सप्लाई गुड्स और सर्विस का होना था, एनालिसिस पे आ रहे हैं अपन। तो गुड्स क्या है 252 और सर्विस क्या है 2102, ये दोनों अपन ने देख लिया। गुड्स का मतलब गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विस का मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स। बोथ ऑफ देम एक्सक्लूड्स मनी सिक्योरिटीज, लेकिन गुड्स में इंक्लूड किया जाता है एक्शनेबल क्लेम्स, growing crops, grass, things attached to forming part of land which are agreed to be severed before supplier under contract of supply। वैसे सर्विस का मतलब एक्टिविटीज इन रिलेशन टू यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू अदर फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। तो ये पूरा आपको गुड्स और सर्विस का मतलब बता दिया। फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में देखिए अब ये एक एक को पूरा बता रहे हैं, दैट इज सेल एंड ट्रांसफर। जैसे कि ये वर्ड कहीं डिफाइंड नहीं है जीएसटी लॉ में, तो इसके लिए आपको कोई इनकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो सबके एक एक एग्जाम्पल काफी है। तो सेल के लिए देखिए एग्जाम्पल क्या दे रहा, a shopkeeper sells a pen for ₹100 to the buyer. After the sale, the pen belongs to the buyer. Shopkeeper does not have any right on the pen. इसका मतलब आपने पेन बेची है, तो जब पेन बेची है तो एक्टिविटी हुआ है सेल, बिजनेस है आपका, और उसके बदले पैसा भी मिला है। तो जब तीनों चीजें मौजूद है तो ये ट्रांजेक्शन क्या है, दिस इज ट्रांजेक्शन ऑफ सेल। ये सेल का केस हो गया। बार्टर का मतलब क्या और ट्रांसफर का मतलब क्या, कंपनी ट्रांसफर्स गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री टू डिपो फॉर सेल पर्पस। तो कंपनी ने अपने गुड्स अपनी फैक्ट्री से अपने डिपो में ट्रांसफर किए ताकि वहां से सेल हो सके। अब एग्जाम में सवाल बन के आएगा, कंपनी का ऐसा मानना है क्योंकि उसने सीमेंट की बोरियां अपनी फैक्ट्री से निकाल के अपने डिपो में ट्रांसफर कर दी, जैसे अल्ट्राटेक। अभी अल्ट्राटेक ने कुछ भी सामान बेचना होता है तो उसकी फैक्ट्री में जो सीमेंट मैन्युफैक्चर होगा वो उसकी फैक्ट्री से जाएगा डिपो में। मान लो उसकी फैक्ट्री है महाराष्ट्र में लेकिन उसका डिपो है छत्तीसगढ़ में। अब महाराष्ट्र फैक्ट्री से उसने छत्तीसगढ़ के डिपो में वो सीमेंट भेजा ताकि यहाँ के डिपो से पूरे छत्तीसगढ़ में जिसको जिसको सीमेंट चाहिए वो उनको बेच सके। अब सवाल ये था कि अल्ट्राटेक ने महाराष्ट्र की फैक्ट्री से छत्तीसगढ़ के डिपो में जो सामान भेजा, क्या वो सप्लाई मान के उस पर जीएसटी लेवी किया जाएगा। प्री जीएसटी एरा में इस पे कोई वैट सीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब जीएसटी एरा में इट इज अ सप्लाई, क्योंकि ट्रांसफर इज अ सप्लाई लेविएबल टू जीएसटी, करेक्ट। तो इसका जवाब क्या बनेगा, दिस इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स दो सेल हैज नॉट टेकन प्लेस, लेकिन ट्रांसफर को भी फॉर्म ऑफ सप्लाई माना गया है, करेक्ट। तो क्या ये सप्लाई है, द आंसर विल बी यस। क्या जीएसटी लगेगा, द आंसर विल बी यस।
अगला था बार्टर एक्सचेंज एग्जाम्पल। तो बार्टर का और एक्सचेंज का दोनों का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, बुक का भी देखते हैं। अ डॉक्टर गॉट इज हेयर कट फ्रॉम अ बार्बर, हु इज सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे बार्बर, हु इज द सर्विस रिसीवर, डॉक्टर, करेक्ट, एंड प्रोवाइड्स ए मेडिकल कंसल्टेंसी इन रिटर्न, और उसके बदले में मेडिकल कंसल्टेंसी भी दे दिया। In this transaction, doctor provided medical consultancy service to the barber, for which consideration was in the form of hair cutting service provided by the barber. Similarly, barber provided hair cutting service to doctor, for which consideration was in form of medical consultancy. तो दोनों के लिए क्या हो गया, barter. तो even barter is a supply, rather this is not one supply, this is two supply, correct. ठीक उसी प्रकार से exchange, when a new car worth 5 लाख is purchased in exchange of old car with monetary consideration of 4 लाख paid for the said purchase, तो वो भी क्या है, वो भी ट्रांसफर है, सप्लाई है और जीएसटी लगेगा। इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस आपको तब देखने को मिला जब जीएसटी नया नया आया। फॉर एग्जांपल, अब आप कार खरीदने जाते हैं, अब मारुति ने आपको कार बेचनी है। अब आप जानते हैं जब आप कार खरीदने जाते हैं, आपने मारुति से पूछा भैया ये नई कार कितने की, मारुति ने बोला भैया आपने अगर ये कार खरीदनी है तो लेट से वो कार है 15 लाख रुपए की, तो 15 लाख रुपए लगेंगे। अब आप अगर वो कार खरीदते हैं तो ये ट्रांजेक्शन ऑफ सेल हुआ, मारुति ने कार बेचा 15 लाख में, तो 15 लाख में कार बेचा, वो उस पर जीएसटी भी लेगा, कार पे जीएसटी 28% और उस पर तो सेस भी लग जाना है, तो वो सब लगा के वो टैक्स आपसे ले लेता। लेकिन अक्सर आप देखते हैं कई बार जब आप कार खरीदने जाते हैं तो कार बेचने से पहले मारुति आपसे कुछ एक आध सवाल कर लेता है, और वो सवाल क्या रहता है कि साहब आपके पास कोई सेकेंड हैंड कार है क्या, कोई पुरानी कार है तो दे दो, कुछ कम हो जाएगा आपका पैसा। आप भी सोचते हैं कि जब नई कार खरीद रहे हैं तो पुरानी कार करके करेंगे क्या, तो आप भी उसको दे देते हैं मारुति को। फिर पूछते हैं कितना कम करोगे भैया पैसा, मारुति बोला साहब जिस तरीके की हालत आपने कार की कर रखी है उसके हिसाब से मैं आपको 2 लाख रुपए कम कर पाऊंगा। अब मारुति ने, आपने जो नई कार खरीदनी थी 15 लाख, उसमें से उसने पुरानी कार के 2 लाख रुपए कम किया और आपको दे दिया 13 लाख में, साहब आप 13 लाख रुपए दे दो, ये नई कार आपकी। अब क्वेश्चन ये उठने लगा कि मारुति ने आपको 13 लाख रुपए में कार दी है, आपने पैसे भी 13 लाख दिए, मारुति ने जीएसटी किस पे लेना है, किस अमाउंट पे लेना है? क्या मारुति ने जीएसटी चार्ज करना चाहिए 15 लाख पे, या उसने चार्ज करना चाहिए 13 लाख पे, क्योंकि कस्टमर से पैसे तो 13 लाख मिल रहे। ये इसका प्रैक्टिकल यूज हुआ। अब अगर पैसे की बात करें तो मारुति को तो पैसे तो 13 लाख ही मिले कस्टमर से, तो मारुति ने फॉर एग्जाम्पल कस्टमर से 13 लाख किया और जीएसटी 13 लाख पे चार्ज किया। अब 13 लाख पे चार्ज किया, उसने एक्सपर्ट से सलाह ली, जीएसटी एक्सपर्ट, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट घूम रहे हैं इंडिया में, who are called as GST expert or rather who call themselves as GST expert, करेक्ट। अपन जीएसटी एक्सपर्ट नहीं, अपन सिर्फ जीएसटी लॉ जानेंगे, एक्सपर्ट नहीं, करेक्ट। लॉ जो है वो पूरी तरीके से सही तरीके से जान लेंगे, बाकी एक्सपर्ट की राय क्या थी अब मारुति को वो सुनते हैं। तो एक्सपर्ट ने मारुति को राय दी कि भैया एक्टिविटी बिजनेस कंसिडरेशन, आपने सेल किया, आपका बिजनेस है और कंसिडरेशन कितना मिला उस पर जीएसटी लगेगा। तो बोले आपको पैसा कितना मिल रहा है कस्टमर से, बोले 13 लाख, तो जीएसटी ले लो 13 लाख पे। अब उसके कहने पे मारुति ने एक कस्टमर से 13 लाख रुपए लिए और 13 लाख पे जितना जीएसटी बनता है, कंपेंसेशन सेस बनता है, सब उस पे लिया। पर बदले में उसको कार भी तो मिली थी 2 लाख की, उसका क्या, उसका तो कहीं कंसिडरेशन ज्वाइन ही नहीं किया गया। तब आगे चल के सीखोगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, जब टॉपिक आएगा वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इस केस में वैल्यू निकालते कैसे। तो इस इंस्टेंस पे वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड हैव बीन 15 lakhs एंड नॉट 13 lakhs। मारुति ने जो जीएसटी चार्ज करना चाहिए था वो 15 लाख पे करना चाहिए था, ना कि 13 लाख। अब इसका कॉन्सिक्वेंस कब होगा, शुरू में तो मारुति ने सबको, हो सकता है आपको 2 लाख में एक्सचेंज किया तो 13 लाख में कार दिया, कोई दूसरा व्यक्ति आया होगा उसकी कार अच्छी कंडीशन में थी, उसको 4 लाख रुपए एक्सचेंज कर दिया, उसको 11 लाख में दिया तो उससे 11 लाख पे जीएसटी देता है, किसी से 10 लाख पे लेता है। कोई पहली बार ही कार खरीदने आया था तो उसको 15 लाख ही लिया, तो उस पर तो 15 लाख पे, मतलब एक ही कार पे मारुति अलग अलग अमाउंट पे जीएसटी ले। अब बाद में कब होता है, ये काम तो मारुति ने खुद कर लिया होगा स्टार्टिंग में, कि उसने ऐसा लिया पैसा, टैक्स गवर्नमेंट को पे किया, अपना जीएसटी में
जो रिटर्न बनता है वो रिटर्न फाइल कर दिया। अब जैसे ही ये काम किया, असेसमेंट और चेकिंग तो कब होती है? फ्यूचर फेज में। यानी अभी अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ये चीज तो अब हो रही है, यानी 17, 18, 18, 19 में जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया उसका असेसमेंट तो अब हो रहा है। अब जब असेसमेंट प्रैक्टिकली अब हो रहा है तो जो प्रॉपर ऑफिसर गवर्नमेंट की तरफ से है उसने चेक किया मारुति का डेटा, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में वो बोलता है भैया आप कैसे, एक ही कार है, आप किसी को हमको 11 लाख पे जीएसटी दे रहे हो, किसी को 13 लाख पे जीएसटी दे रहे हो, किसी पे 15 लाख पे दे रहे हो, किसी पे 10 लाख, क्या मजाक लगा रखा है? मारुति बोला साहब हमको कस्टमर से उतने ही पैसे मिले, तो जितने पैसे मिले उसी पे तो जीएसटी देंगे। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रॉपर ऑफिसर ने मारुति को समझाया वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है और उससे रिलेटेड वैल्यूएशन रूल्स जो आपके फाइनल के सिलेबस में है कि इस केस में वैल्यू निकाला कैसे जाता है। तो हेल्ड ऑफिसर ने बोलना है भैया वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे आपकी कार की कीमत 15 लाख होती है, आपने जीएसटी पे करना चाहिए था 15 लाख पे, आपने पे किया हमको 11 लाख पे, अब ये 4 लाख रुपए पे 28%, चलो लाओ। अब जब ये 4 लाख पे 28% मांगेगा, मारुति बोलता है 4 लाख पे 28% ले लो। फिर ऑफिसर ने बोलना ये तो एक कार का था, ऐसी साल भर में तुमने कितनी कार बेची होगी, ये गलती तो सब में की होगी तुमने। तो बोले साहब ऐसे तो मैंने कम से कम 500 कारें बेची है और एवरेज 15 लाख की कार मैंने 12 लाख में बेची है, तो 3 लाख का एवरेज 500 कारों पे निकाल लो, 28%, इतना टैक्स लिया। अब उतना टैक्स मांगा, चलो ठीक है साहब दे देते हैं, ये तो टैक्स हुआ, ये पैसा तो तुमको हमको 17-18 में देना चाहिए था, हम तो आज बैठे 23, 24 में, ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए, ज्यादा नहीं। अब इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 50, कितना? ज्यादा नहीं, 18% साल का। तो 18% साल का 6 साल हुए, मतलब 108%। सिंपल इंटरेस्ट, अभी तो कंपाउंड भी नहीं कर रहे, सिंपल इंटरेस्ट 108%। इसका मतलब जितना टैक्स था उससे ज्यादा इंटरेस्ट। उसके बाद बोलेंगे तो टैक्स और इंटरेस्ट हुआ, पेनाल्टी का है, वेयर इज द पेनाल्टी? टैक्स और इंटरेस्ट तुमको देना था, और वो तो तब होता जब तुम खुद अपनी इच्छा से देते, ये तो तुम नहीं दे रहे हो, हम खोज के लाए, हमने तुम्हारी ये गलती पकड़ी, हमने तुम्हें हवेली पे बुलाया, अब तुमने टैक्स देना पड़ेगा विथ पेनाल्टी, ज्यादा नहीं, 101% पेनाल्टी लगाई जा सकती है। तो सोचिए कॉन्सिक्वेंस ऑफ रॉन्ग वैल्यूएशन, एक बार आपने गलत, और अब ये पैसा आप कस्टमर से भी नहीं ले सकते। शुरू में अगर आपने 15 लाख पे जीएसटी ले लिया होता तो इट वाज इनडायरेक्ट टैक्स, आप कस्टमर से ले सकते थे। अब आज मारुति फोन करता है 17-18 में उसने जिसको जिसको कार बेची थी कि भैया वो आपको एक कार बेची थी 3 लाख रुपए पे, हमने जीएसटी लेना भूल गए थे, अभी प्लीज उसका जीएसटी दे दीजिए। कस्टमर ने क्या बोला? इंतजार करते रहो, आता हूं मैं। आना है? नहीं आना है, उल्टा अगली कार भी उसने मारुति की फिर नहीं खरीदनी है। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग जीएसटी लॉ इज ऑफ utmost इंपॉर्टेंट एंड इट्स रूल्स। किसी तरीके से मारुति ने, मान लो अगर आपने न्यूज सुनी हो तो पिछले साल ही, ज्यादा पुरानी बात नहीं, इसी साल की बात, पिछले साल 2023 में, कि उसको एक नोटिस मिला है ऐसा, करेक्ट, मारुति को ऐसा। अपना जो टेलीग्राम चैनल है मैंने उसमें शेयर भी किया था ये सारी चीजें। तो हालांकि वो मैटर ये नहीं था, लेकिन सोचिए ऐसे होते हैं, ऐसे इस तरीके से नोटिसेस इशू होती है। तो सोचिए वो डिमांड निकाल दी गई, अब वो आप लड़िए, लिटिगेशन करिए आप सही के डिपार्टमेंट से, देन द प्रोसीजर ऑफ लिटिगेशन स्टार्ट्स, कि अपील जाना है कि ट्रिब्यूनल जाना है कि हाई कोर्ट जाना है कि सुप्रीम कोर्ट जाना है, ये प्रोसेस उसके बाद चालू होता है। अब किसी तरीके से 17-18 देता तो ऑफिसर बोलता ये तो तुमने 17-18 का टैक्स पे किया, जो गलती 17-18 में की ऐसा है क्या 18-19 में नहीं करी? ये गलती तो तुम आज तक करते आ रहे होगे, क्योंकि आज से पहले तो तुमको पता ही नहीं था कि टैक्स 15 लाख पे लेना है। तो 18-19 में कितनी गाड़ियां बेची, 19-20 में कितनी गाड़ियां बेची, 20-21-21 22, हर साल का केस खोल देना है उसने आपका, और हर साल के वैल्यू ऑफ सप्लाई आप समझ जाइए क्या होने वाला है, कॉन्सिक्वेंस, टैक्स, फिर उसका इंटरेस्ट, फिर उसकी पेनाल्टी, इस तरीके से ये काम चलने वाला है। तो इसलिए कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए। तो लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल,
ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का फॉर्म ऑफ सप्लाई माना गया। अब वो लाइसेंस क्या होता है, लीज क्या होता है, रेंटल क्या होता है, डिस्पोजल क्या होता है, ये भी बता रहा है, पर ये कॉमन मतलब है, लॉ में कहीं डिफाइंड नहीं है। जहां जो चीज लॉ में डिफाइंड नहीं है, आपने फोकस करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। तो इस तरीके से ये 8 चीजों को फॉर्म ऑफ सप्लाई माना गया। इसी की डेफिनेशन की बेयर एक्ट की रीडिंग अपन ने 7(1)(a) की तो रीडिंग ले ली, साथ साथ जो डेफिनेशन भी होता जा रहा है, तो मैंने शुरुआत में ही आपको पूरी डेफिनेशन एक साथ एक जगह दे दी, ताकि कभी भी कोई वर्ड आए आपने उसका डेफिनेशन खोजना है, सीधा आप शुरुआत में जाएं और उसकी डेफिनेशन पे आ जाएं। तो पहला अपन ने जो देखा वो था 252 गुड्स की डेफिनेशन। जो जो होता जा रहा है वो आप टिक भी करते जाएं, ताकि आपको समझ में आता जा रहा है कि ये डेफिनेशन सब आपने देख लिए। तो 252 जो अपन ने देखा वो गुड्स का था। जो देखिए अब उसकी लीगल डेफिनेशन क्या, गुड्स मींस, और कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए, मींस। आपने एग्जाम में छोटी सी गलती करी, वो भी एट फाइनल लेवल, तो वो बड़ी महंगी पड़ेगी। तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स actionable claims, growing crops, grass, things attached to forming part of land which are agreed to be severed before supply or under contract of supply। ठीक, तो ये गुड्स का मतलब हो गया। वैसे ही अगली डेफिनेशन जो आपने देखी थी वो थी सर्विस की, विच इज 2102। तो 2102 में आपने सर्विस पढ़ा था, और सर्विस का भी मतलब लिखा हुआ था, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। मनी एंड सिक्योरिटीज, यानी गुड्स भी सर्विस नहीं है, मनी सिक्योरिटीज भी सर्विस नहीं है, बट इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन बाय कैश or by any other mode from one form currency denomination to another form currency denomination for which a separate consideration is charged। तो ये पूरी सर्विस की डेफिनेशन है। फिर मैंने आपको बताया एक्सप्लेनेशन में डाला क्या, कि सर्विस इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। तो ये क्या है, ये भी सर्विस होता है। तो पहला पार्ट बताइए आपका पूरी तरीके से कंप्लीट, हाँ कि ना। पहले पार्ट में कोई भी सवाल जवाब, यानी ये 3 चीज सीखा तो सप्लाई खत्म हो जाना अपना। तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। आपको पता चल गया फॉर्म्स ऑफ सप्लाई कितने होते हैं, 8। कौन कौन से होते हैं, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ये 8 प्रकार के सप्लाई होते हैं। फिर उसके बाद वो गुड्स का हो सकता है, सर्विसेज का हो सकता है, या बोथ हो सकता है। मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसीडरेशन। तो इसका मतलब अब अगली चीज जो आपने देखनी है वो है फॉर अ कंसिडरेशन, यानी यही जो सप्लाई होना चाहिए ये फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन का एक मतलब ऑलरेडी जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखते हैं तो एक मतलब कंसिडरेशन का वहां आता ही था अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब यही कंसिडरेशन जीएसटी लॉ में भी डिफाइंड है, और जीएसटी लॉ में ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31। तो 231 जो है वो आपको कंसिडरेशन क्या होता है वो समझाता है। अब कंसिडरेशन का मतलब अगर हम समझे 231 में, तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या, इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज और बोथ इट इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड और एग्रीड टू बी मेड इन मनी और अदरवाइज। इसका मतलब कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ वो नहीं होता जो बदले में आपको पैसा मिल रहा है। पैसा मिलता है वो तो कंसिडरेशन है ही, मारुति को जो 13 लाख मिला वो तो कंसिडरेशन है ही मारुति के लिए, लेकिन अदरवाइज तो अदरवाइज जो 2 लाख की कार मिली, इवन दैट इज टू बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन, वो भी कंसिडरेशन का हिस्सा माना जाएगा, इन कंसिडरेशन और अदरवाइज। तो कंसिडरेशन in relation to supply of goods, service or both includes any payment made, agreed to be made in money or otherwise for supply of goods, services or both, वो तो consideration है ही। इसके अलावा monetary value of any act or forbearance, तो कोई भी monetary value of any act or forbearance for supply of goods, service or both। तो monetary value of an act for supply of goods, services or both, चाहे ये आपको रेसिपिएंट से मिले चाहे एनी अदर पर्सन से मिले। कंसिडरेशन का मतलब एक्स ने वाई को बेचा तो वो पैसा चाहे वाई से मिले, वेदर बाय द रेसिपिएंट,
या एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट। याद करिए सेम चीज जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते थे तो उसमें हम सीखते थे कि कंसिडरेशन must move at desire of promiser but may move from promisee or any other person। आज आप शॉप में जाके 50,000 का मोबाइल लेते हैं तो वो दुकानदार को 50,000 रुपए चाहे आप दे चाहे आपके पेरेंट्स दे, दुकानदार को तो कंसिडरेशन मिल गया। अभी दुकानदार ये नहीं बोल सकता कि भैया मैंने मोबाइल जो है वो आपको बेचा है लेकिन आपसे तो मुझे कोई कंसिडरेशन ही नहीं मिला, और उल्टा जिससे कंसिडरेशन मिला उसको मैंने मोबाइल ही नहीं बेचा। तो क्या ऐसा बोला जा सकता है? द आंसर इज नो। तो चाहे वो रेसिपिएंट से मिले या एनी अदर पर्सन यानी थर्ड पर्सन से मिलने वाली चीज भी कंसिडरेशन मानी जाएगी। तो क्या कंसिडरेशन होता है? पहले तो 231 में ये बताया गया कि कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड or agreed to be made in money or otherwise for supply of goods services or both, or any monetary value of any act or forbearance of an act for supply of goods services or both, whether by the recipient or by any other person। whether by recipient or any other person ये consideration होता है। करेक्ट? तो रिपीट करना है अपन ने। consideration क्या होता? consideration as defined under 2 clause 31 in relation to supply of goods services or both includes any payment made or agreed to be made in money or otherwise for supply of goods services or both, or any monetary value or any act or forbearance to do an act for supply of goods services or both, whether by the recipient or any other person। इसको consideration बोला जाता है। such transaction और such event is called as consideration। उसको consideration बोलते हैं। however जैसे अपन ने देखा था गुड से कुछ चीज बाहर है। क्या बाहर? इमूवेबल प्रॉपर्टी, मनी, सिक्योरिटीज, ये सब गुड से बाहर है। सर्विस से कुछ चीजें बाहर है, गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज। वैसे ही कंसिडरेशन से भी कुछ चीज बाहर है। तो इट शैल एक्सक्लूड क्या? सब्सिडी। अगर कोई भी सब्सिडी आपको मिलता है किससे? फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, शैल नॉट इंक्लूड। तो इट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी विच इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यानी अगर आपको कोई भी सब्सिडी मिल रहा है फ्रॉम मोदी जी और विष्णु जी, किसी से भी मिल रहा है, तो भले ही वो पैसा मिल रहा है, मुझे सब्सिडी मिल रही है मतलब कुछ पैसा मिल रहा होगा, भले ही मेरे बिजनेस में मुझे पैसा मिल रहा है, लेकिन इट इज नॉट अ कंसिडरेशन नॉट लेविएबल टू जीएसटी। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, अब मैं वो प्रोडक्ट 1 लाख में बेचना चाहता हूं, मैं वो क्योंकि मेरी कॉस्टिंग ही लगभग 80-90 हजार है, तो प्रॉफिट जोड़ के मैं वो प्रोडक्ट कस्टमर को 1 लाख में बेचना चाहता हूं। अभी उतने में गवर्नमेंट आती है और वो बोलती है भैया आप जो ये प्रोडक्ट बना रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीज मिले, तो आप कम से कम ये चीज उनको 50-60 हजार में दो। मैंने बोला क्यों? बोले बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मैंने बोला आपको पता है प्रोडक्ट को बनाने में ही मेरे को 80-90 हजार लगता है और आप बोलते हो 50-60 हजार में दूं। कंट्री का ग्रोथ डेवलपमेंट होगा वो तो समझ गया, मेरा क्या होगा? सड़क में आ जाऊंगा, 80 हजार में बना के 60 हजार में दूंगा। तो मैंने तो देना है क्या वो 60 हजार में? कितना भी जरूरी हो नहीं देना है। मैं बोलूंगा 1 लाख से तो 1 रुपए कम में नहीं दूंगा। गवर्नमेंट ने बोला लेकिन ये जरूरी है, आपने 60 हजार में देना चाहिए। मैंने बोला 1 लाख रुपए चाहिए, उससे कम में नहीं देने वाला। अब गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों तक 60 हजार में जाए, मैं चाहता हूं मेरी जेब में 1 लाख रुपए है, कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलती है ठीक है चिंता मत करो, आप लोगों को 60 हजार में दो, 40 हजार रुपए हम आपको सब्सिडी देते हैं। अब मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आई एम रिसीविंग 60,000 फ्रॉम अ कस्टमर, आई एम रिसीविंग 40,000 एज सब्सिडी फ्रॉम आइदर मोदी जी और विष्णु जी यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब ऐसे इंस्टेंसेस पे जब ऐसा हो रहा है तो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जीएसटी किस पे लूं?
पैसा तो 1 लाख रुपए मिल रहा है, वेदर बाय द रेसिपिएंट, कस्टमर और एनी अदर पर्सन। लॉजिकली देखा जाए तो 1 लाख है, 1 लाख शुड बी वैल्यू ऑफ सप्लाई जिसपे जीएसटी लगना चाहिए। लेकिन 231 कंसिडरेशन की डेफिनेशन में साफ साफ क्या बोला? इट एक्सक्लूड्स एनी सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से मिलने वाली सब्सिडी एक्सक्लूडेड है। तो जब सेंट्रल और स्टेट की सब्सिडी एक्सक्लूडेड है तो मेरे लिए तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में 40,000 कंसिडरेशन ही नहीं है। एंड इफ इट इज नॉट कंसिडरेशन तो उतने पे तो जीएसटी लग ही नहीं सकता। जीएसटी किस पे लगेगा? केवल 60,000। भले ही पैसा मिलेगा 1 लाख, पर जीएसटी इज टू बी लेविड ऑन 60,000। करेक्ट? तो ये क्या है? कंसिडरेशन एक्सक्लूड्स सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट। लेकिन ध्यान रखना है केवल सेंट्रल और स्टेट की सब्सिडी एक्सक्लूडेड है। पर आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कि मान लीजिए एक एनजीओ है, उसका काम ही होता है सोशल वेलफेयर करना। अभी वो क्या करता है? वो आता है और वो मुझे सब्सिडी दे देता है। यही प्रोडक्ट बोलता है आप कस्टमर को 60,000 में दो, 40,000 रुपए मुझसे सब्सिडी ले लो। मैं ये 40,000 रुपए सब्सिडी ले रहा हूं, सेम ट्रांजेक्शन हो रहा है, पर ये सब्सिडी मिल रहा है एनजीओ से। अब मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? अब 1 लाख। वो 60,000 नहीं होगा। और 1 लाख मतलब जीएसटी किस पे लगेगा? 1 लाख पे लगेगा। मैं बोलूंगा भैया 1 लाख का सामान है, इतना परसेंट जीएसटी है, अब उतना पैसा देना है। कौन देगा ये बताओ? तुम कितना दोगे, वो कितना देगा, ये बताओ, क्लियर करो, तब जाके मैंने वो प्रोडक्ट जो है वो बेचना। करेक्ट? तो इसलिए कंसिडरेशन का मतलब क्या? तो फाइनल जो अपन ने कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ी वो है 2 क्लॉज 31 में। और 2 क्लॉज 31 कंसिडरेशन क्या बोलता है ये अब आपने नोट कर लेना है। तो कंसिडरेशन का मतलब अपन ने देखा 231 जो क्या बोलता है? कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड or agreed to be made in money or otherwise for supply of goods, service or both, or any monetary value of any act or forbearance to do an act for supply of goods, services or both, whether by the recipient or any other person, but shall not include any subsidy paid by the central or the स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कंसिडरेशन। चलिए नोट करिए।
करेक्ट, फिनिश्ड। तो कंसिडरेशन क्या, ये एक मेजर डेफिनेशन अपन ने देख ली। अभी तक डेफिनेशन में आपने 252 गुड्स देख लिया, 2102 सर्विस देख लिया, 231 कंसिडरेशन देख लिया। लेकिन इसी कंसिडरेशन में एक कुछ नोट लिखा हुआ है, और वो नोट क्या बोलता है, deposit in respect of supply of goods, services or both shall not be consideration payment made for such supply unless such supplier applies such deposit as a consideration for such supply। यानी कोई भी डिपॉजिट जब आपको मिलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज पेमेंट, उसको पेमेंट नहीं माना जाएगा, पेमेंट मेड फॉर सच सप्लाई, उसको पेमेंट नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे कंसिडरेशन में क्या बोला था, कंसिडरेशन का मतलब ही होता है नहीं पेमेंट। सो डिपॉजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ शैल नॉट बी, ये कंसिडर्ड होगा, शैल नॉट बी considered as payment made for such supply, shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply। कुछ समझ आ रहा है ये क्या बोलना चाह रहे हैं? जब फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट बात करें, लेटेस्ट मतलब जब जितनी भी कंपनियां आई हैं जो ये सब काम करती है उनमें लेटेस्ट है फॉर एग्जांपल जियो। जब जियो नया नया आया था, आपने देखा था उसने ऐसे सब चीजें ऑलमोस्ट फ्री में बांटी थी लोगों को, सिम सिम फ्री में बांटे थे, बोला था ट्रायल पीरियड फ्री, फिर ऐसा करके स्कीम बना के सबको बांटा गया था। लेकिन कंपनी है, बिजनेस है, काम करने के लिए पैसे तो चाहिए। तो जियो ने क्या किया, आपसे कुछ डिपॉजिट के नाम पे पैसे मांगे, जो क्या बोला, इट्स अ रिफंडेबल डिपॉजिट। मतलब आप अभी हमारा कनेक्शन लीजिए, चाहे ब्रॉडबैंड चाहे सिम जो भी है कनेक्शन लीजिए, उसके लिए आपने अभी कुछ डिपॉजिट के नाम पे हमारे पास देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो उसने 5,000 रुपए आपसे डिपॉजिट के मांगे और बोला ये रिफंडेबल है, मीनिंग देयर बाय जब भी आप कनेक्शन कटवाओगे, सर्विसेज अब हमारी नहीं लेना चाहोगे, तो ये 5,000 रुपए हम आपको लौटा देंगे। तो इसलिए इट्स अ रिफंडेबल डिपॉजिट। अब ये एक एक्टिविटी की जियो ने, जियो का बिजनेस है और पैसे मिल रहे हैं। अब जीएसटी आने के बाद एक सवाल खड़ा हो गया, क्या ये 5,000 पे जियो ने जीएसटी लेना चाहिए? क्या जियो ने इस पे जीएसटी लिया था? अगर आपने वो कनेक्शन कभी लिया हो या कराया या कोई भी ऐसी कंपनी का किया, नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि रिफंडेबल डिपॉजिट क्या है, इट इज लाइबिलिटी। ये तो जियो की बुक्स में बैलेंस शीट में कहां दिखेगा, एज अ लाइबिलिटी दिखेगा। 5,000 रुपए उसने पर कस्टमर लिया, मान लो 1,000 कस्टमर से उसने 5,000 रुपए लिए, तो इसका मतलब 50 लाख रुपए आ गए। तो जियो ने 50 लाख रुपए लोगों से ले लिए, तब तो उसका बिजनेस चला। और ऐसा तो नहीं है सबके सब लोगों ने कनेक्शन एक साथ कटवा लेना, तो उनको बोला जब जो कनेक्शन कटवाएगा उसको हम पैसा वापस कर देंगे। अब 50 लाख रुपए भी आ गया, उसका बिजनेस भी है, एक्टिविटी भी कर रहा है, आगे सर्विस भी दे रहा है, और वो सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। सवाल ये उठने लगा, क्या ये 50 लाख में जीएसटी भी चार्ज होगा? द आंसर टू इट वॉज नो, क्योंकि जो भी डिपॉजिट ले रहे हो, डिपॉजिट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज पेमेंट। डिपॉजिट को पेमेंट नहीं मानते, ये नहीं माना जाएगा कि कस्टमर ने पेमेंट किया। क्यों? क्योंकि ये तो रिफंडेबल है, मुझे वापस लौटाना है आपको, ये तो बस मैं रख रहा हूं, कल को आपको वापस चाहिएगा तो मैं वापस दे दूंगा। और कंसिडरेशन बोला गया था, कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ इज पेमेंट, और डिपॉजिट इज नॉट पेमेंट। तो जो चीज पेमेंट ही नहीं है
वो कंसिडरेशन होने का सवाल ही नहीं होता। इसलिए डिपॉजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस बोथ शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज पेमेंट मेड फॉर सच सप्लाई। उसको पेमेंट नहीं मानते, और जो चीज पेमेंट नहीं है इसका मतलब कंसिडरेशन ही नहीं है, अनलेस 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 का मतलब पक्की बात है, एक्सेप्शन की बात कर रहा है कि अब वो कंसिडरेशन माना जाएगा और जीएसटी लगेगा अनलेस द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट, अनलेस द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज अ कंसिडरेशन फॉर सेट सप्लाई, एज अ कंसिडरेशन फॉर सेट सप्लाई। मतलब अब आपने शुरू में तो कुछ महीने उसने फ्री में दिया, लेकिन फिर आप जानते हैं लाइफ लॉन्ग तो फ्री होना नहीं था, तो कभी ना कभी उसके पैसे चार्ज होने थे। अब जियो ने बोला ठीक है भैया अब इसके पैसे लगेंगे, आप जो सर्विसेज ले रहे हो मंथली इतना पैसा लगेगा। अब मंथली जब पैसा लगा, अब मान लो मुझे पता है कि मैं 3-4 महीने में कनेक्शन कटवाने वाला हूं, मेरा एक महीने का एवरेज बिल ही 7-8 हजार रुपए आता है। अब वो जो मंथली बिल था 8 हजार रुपए का आया था। अब मुझे पता है कि मैं कनेक्शन कटवा रहा हूं, अब मैं आपको 8 हजार रुपए दूं, फिर आपसे बाद में जो 5 हजार रुपए डिपॉजिट दिया था वो मांगू, तो जबरदस्ती डुप्लीकेसी है। तो कई बार एज अ कस्टमर मैं कंपनी को बोलता हूं कि भैया आप क्या करो, आप वो जो मेरा जो डिपॉजिट मैंने आपको दिया था ना शुरू में, आप उसको एडजस्ट कर दीजिए। अब मैं बात कर रहा हूं डिपॉजिट को एडजस्ट करने की। कितना? वो 5 हजार रुपए। मैं बोला जितना डिपॉजिट है आप वो काट लो, उसके बाद कितना पैसा देना है ये बताओ। तो जियो ने बोला भैया अब आपका 3 हजार रुपए बचता है, नेट पैसा देना, नेट बिल 3 हजार का बनता है। अब सवाल ये है जियो ने जीएसटी किस फिगर पे लेना है? कस्टमर से तो 3 हजार आ रहा है, पर जीएसटी किस पे लेना है? तो सीधी सी बात है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 8 हजार का बिल है और उसमें 5 हजार डिपॉजिट एडजस्ट किया तो 3 हजार बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन में देगा कस्टमर ने 3 हजार रुपए दिया और 5 हजार का डिपॉजिट एडजस्ट करवाया था, तो बताइए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, यानी जब वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालोगे तो कितना जोड़ना है उसमें, तो वहां पे 3 हजार में ये 5 हजार ऐड हो जाएगा। नाउ इट इज कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन क्योंकि सप्लायर हैज अप्लाइड सच डिपॉजिट अगेंस्ट पेमेंट। अगर मैं अप्लाई नहीं करता तो आप मुझे 8 हजार देते, मैं उस पर जीएसटी चार्ज करता, फिर आपका 5 हजार आपको लौटा देता। तो टेक्निकली जियो ने बिल कैसा देना है? जियो ने बिल देना है 8 हजार रुपए वैल्यू, उस पे जीएसटी जोड़ना है 18%। तो मान लो 8 हजार का 18% वो जोड़ेगा, करेक्ट। फिर जो टोटल वैल्यू आया उसमें से उसने डिपॉजिट माइनस करना है, तो डिपॉजिट जो माइनस करना है वो 5 हजार माइनस करेगा, और फिर जो डिफरेंस है वो नेट वैल्यू वो आपको बिल देगा, इतना पैसा कस्टमर ने पे कर, करेक्ट। तो इस तरीके से ये लॉजिक रहेगा। तो वो 1440 रुपए जोड़ेगा, 9440 का पहले बिल बनाएगा, 9440 में 5000 काटेगा और फिर 4440 रुपए, इतना अमाउंट फाइनली आप उसको पे करोगे। तो जब इतना पे कर रहे हो तो इसका मतलब ये जीएसटी किस पे लग रहा है? 8000 पे लग रहा है, उसको कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक, तो यही बोल रहा है पूरा कंसिडरेशन का कंप्लीट मतलब। बोलो कंसिडरेशन का पूरा मतलब क्लियर, हाँ कि ना? कोई डाउट इस पे? तो कंसिडरेशन टॉपिक पूरा समझ में आ गया। अब ये कंसिडरेशन ही चीज को समझने के लिए गवर्नमेंट ने 3 अलग अलग सर्कुलर्स, अलग अलग केस स्टडीज दिए। 3 अलग अलग वैरायटी ऑफ केस स्टडीज आई है, उनमें से कोई भी एक केस स्टडी पे एग्जाम पे सवाल बन जाएगा। तो जो जो टॉपिक हम पढ़ते जा रहे हैं वो टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब सवाल आएगा द बेस्ट अप्रोच इज फिल्टर एनालिसिस। जितना ज्यादा आप फिल्टर लगा पाएंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर तक पहुंच पाएंगे। दिस इज द थंब रूल फॉर सॉल्विंग एनी पेपर। तो मुझे ये पता चल गया कि जीएसटी में ये सवाल सप्लाई चैप्टर से, फिर मेरा काम है खोजना ये 7(1) का सवाल है कि 2 का कि 1A का कि 3 का। पता चल गया 7(1) का है तो कौन से क्लॉज का, 7(1)A, AA, B या C। पता चला 7(1)A का सवाल है। 7(1)A में अब एक्टिविटी बिजनेस कंसिडरेशन होता है, तो पता चला कंसिडरेशन का सवाल है।
कंसिडरेशन में 3 सर्कुलर थे, ये उनमें से एक सर्कुलर का सवाल है। ऐसा अगर आप पहुंच गए तो आप कभी आंसर गलत अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। अब उसी चीज को समझने के लिए अपन उस सर्कुलर में भी आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कंसिडरेशन की डेफिनेशन। तो चलो कंसिडरेशन की डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। 231 लीगल रीडिंग, लीगल रीडिंग 231 कंसिडरेशन। ऐसे करते हुए अपनी बहुत सारी, इनफैक्ट सारी डेफिनेशन खत्म हो जानी है। तो 231 कंसिडरेशन को डिफाइन करता है, जो क्या बोलता है, इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स। अब इंक्लूड्स क्या बोल रहा है, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज in respect of or in response to or for inducement of supply of goods services or both, मतलब कुल मिला के in relation to supply of goods services or both, whether by the recipient or by any other person, but shall not include subsidy given by central or state government। सर ये तो एक ही बात हुई, वो दूसरी वाली बात जो आपने लिखी थी वो कहाँ है, वो देखो अगला पॉइंट। और any monetary value of any act or forbearance, देखो आगे की लाइन पूरी सेम है क्या, in respect of or in response of or inducement of supply of goods services or both, whether by recipient or by any other person, shall not include subsidy given by central or state government। तो सेम चीज थी पूरी, यानी इसका मतलब यहां से यहां तक, करेक्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ यहां तक, ये तो दोनों में सेम है, करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ये आपका कंसिडरेशन का डेफिनेशन होता है। हाउएवर, लेकिन क्लियर किया, सवाल तो इससे आएगा, अ डिपॉजिट, तो अ डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज पेमेंट, शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज पेमेंट, उसको पेमेंट नहीं माना जाएगा फॉर सच सप्लाई अनलेस द सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर सेड सप्लाई, unless the supplier applies such deposit as consideration for said supply। जब तक आप उसे सप्लाई नहीं कर लेते, अप्लाई नहीं कर देते, तब तक वो कंसिडरेशन नहीं बनेगा, करेक्ट। तो कंसिडरेशन भी क्लियर हो गया। फॉरबियरेंस टू डू एन एक्ट, कोई काम ना करने का पैसा, याद करिए, कोई काम करने के लिए पैसा लो वो भी कंसिडरेशन होता है। कोई काम फॉरबियरेंस टू डू एन एक्ट, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा अगर आप गाना नहीं गाओगे, तो ये भी तो एक फॉरबियरेंस है, वो भी कंसिडरेशन है, चाहे वो मनी के टर्म्स में हो चाहे अदर फॉर्म्स में। मैं आपको एक कार दूंगा अगर आप गाना नहीं गाओगे, वो भी एक कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पैसा जो मिले वही कंसिडरेशन है, उसका नॉन कम्पिटिंग वो भी कंसिडरेशन है, उस पे भी जीएसटी लग सकता है अगर आपकी लाइबिलिटी आती है उसमें, तो करेक्ट। तो यानी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई पहला पार्ट जो आपने पढ़ा था, पहला पार्ट आपने जब कंप्लीट किया था, तो दूसरा पार्ट कंसिडरेशन, तो ये देखिए कंसिडरेशन को उसी तरीके से डिफाइन कर रहा है, बट अब जो डिफाइन किया उसमें ये 3 अलग अलग सिनेरियोस दिए हुए, ये 3 में से किसी भी एक पे एक केस स्टडी बन के एग्जाम में आपके सवाल आ सकता है, करेक्ट। अब ये 3 सर्कुलर्स गवर्नमेंट के कौन कौन से है, सबसे पहला सर्कुलर है any donation received by charitable institutions from the donors without quid pro quo। आमतौर पे हमने देखा था कंसिडरेशन होना चाहिए तभी वो सप्लाई होगा, जीएसटी लेवी होगा। तो अब सवाल है, कई बार चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन मिलता है, डोनेशन मतलब पैसा मिलता है। अब सवाल है, जो पैसा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को मिलता है, क्या उन पैसों पे उन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ट्रस्ट ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है? आर दे लायबल टू पे जीएसटी on such amount which they have received by way of donation? अभी राम मंदिर ऐसे अच्छे खासे आए, ऐसे जितने भी टेम्पल्स हैं उनमें जो भी पैसे आए होंगे, जितनी भी ऐसी ट्रस्ट है उनको जो पैसे आए होंगे, क्या उस पे जीएसटी देना बनता है? आप कहीं भी ऐसे जाते हैं, कोई भी ऐसे रिलीजियस जगह, तो आप देखते हैं वहां ऐसे कोई ना कोई ऐसे भवन होते हैं, आप वो भवन में स्टे करते हैं, आप पैसा देते हैं ना। सवाल है, उस भवन, वो भवन बनाया कैसे? किसी ने पैसा दिया होगा, दान किया होगा। अब वो जो दान के नाम पे पैसा, और वो तो लौटाना भी नहीं है। जियो का केस होता तो चलो रिफंडेबल था, ये तो नॉन रिफंडेबल है। उसने तो बस बोला भैया आप दान दीजिए, हम आपके नाम से एक कमरा बना देंगे, और जिस कमरे में आप स्टे करेंगे उसमें लिखा रहेगा सो एंड सो व्यक्ति की याद में।
ऐसा करके मिलता है। स्प्रिट तो ऐसे इंस्टेंसेस पे अब सवाल ये उठने लगा कि ये जो ट्रस्ट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जिनको पैसा मिल रहा है, क्या ये एक्टिविटी भी एक सप्लाई है जिसपे जीएसटी लग जाना चाहिए? ये सवाल गवर्नमेंट के सामने रखा गया। तो गवर्नमेंट ने जीएसटी में ऐसे कई समय समय पे सर्कुलर्स लेके आए जिनमें गवर्नमेंट ने सवालों के जवाब देने की कोशिश करी कि भैया क्या सप्लाई है क्या नहीं है, किस पे जीएसटी लगेगा किस पे नहीं लगेगा। तो इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि आज आपने जो डोनेशन लिया है, जिससे ऑब्वियसली डोनेशन कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको देना ही पड़े। आपने दान किया, अपनी इच्छा से दान किया, यू आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पे मी। मुझे पैसा मिला पर मैं आपसे लॉफुली पैसा तो मांगने नहीं गया था, मैंने बस बोला भैया देखो आपकी इच्छा है तो दान कर दो। आपने अपनी इच्छा से दान कर दिया। मैंने वो पैसे से, जब आप दान करते हैं तो दान देने वाले और लेने वाले का इंटेंशन देखा जाता है। आपने जब पैसा दिया, क्या आपने मुझे कोई डायरेक्शन दिया था कि सर हम पैसा दे रहे हैं और ये पैसे का इस्तेमाल इसी चीज के लिए होना चाहिए, ये पैसा ऐसे ऐसे यूज करोगे? अगर आपने मुझे डायरेक्शन देके पैसा दिया है और मैं आपके डायरेक्शन के मुताबिक काम कर रहा हूं तो फिर तो ये सप्लाई है। क्यों? क्योंकि मैं एक काम करने के लिए पैसे ले रहा हूं। लेकिन आमतौर पे आप दान ऐसे नहीं करते। आप क्या बोलते हैं? सर ये पैसा हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट, आप देख लीजिए आप इसका जैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं, फिर मैं उसका इस्तेमाल करके जो भी भवन बनाना या जो भी काम करना चाहता हूं मैं उसमें उन पैसों का इस्तेमाल करता हूं। जब भी डोनेशन, ये रियल मायने में डोनेशन है, इसलिए डोनेशन पे जीएसटी नहीं लगता। इट इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी। वो सप्लाई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कंसिडरेशन ही नहीं माना जाता, क्योंकि कंसिडरेशन के लिए क्विड प्रो क्वो होना चाहिए। डू यू रिमेंबर द मैक्सिम? क्विड प्रो क्वो, समथिंग इन रिटर्न। तो कंसिडरेशन के लिए समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए कि मैं आपको कुछ दे रहा हूं, आप मुझे कुछ दे रहे हैं। सवाल है आपने मुझे 10 लाख रुपए डोनेशन दिया, मैंने आपको क्या दिया? कुछ नहीं। तो देयर इज नथिंग इन रिटर्न। जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो सप्लाई कैसा? क्योंकि सप्लाई के लिए एक्टिविटी, बिजनेस, कंसिडरेशन तीनों होना चाहिए। तो इसलिए जहां पे भी क्विड प्रो क्वो नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, वो सप्लाई नहीं बन सकता, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन आप जानते हैं कि कई बार जस्ट टू शो ग्रेटिट्यूड, कि भैया जो पैसा देता है, आपने तो दान दिए चले गए, पर आपके प्रति सम्मान शो करने के लिए कि भैया ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दान दिया। तो आप ऐसे जितनी भी इंस्टीट्यूशन जाते हैं, आप जाते हैं तो वहां देखते हैं वहां एक ऐसा बोर्ड लगा होता है और वहां पे लिखा रहता है सो एंड सो व्यक्ति ने 5 लाख का ध्यान दिया, सो एंड सो ने इतना ध्यान दिया। फिर कई बार जिस कमरे में रुकते हो उस कमरे में भी नाम लिखा रहता है, हरि प्रसाद सरी प्रसाद की ओर से, की स्मृति में। करेक्ट? डज इट अमाउंट टू एडवर्टीजमेंट? क्या इसे एडवर्टीजमेंट माना जाए कि मैंने हरि प्रसाद का एडवर्टीजमेंट किया? कारण, क्योंकि अगर एडवर्टीजमेंट का रूप ले ले दान तो फिर वो सर्विस हो गई और उस पर जीएसटी लग जाएगा। आपने मुझे पैसा दिया और उसमें मैंने किसी तरीके से आपका एडवर्टीजमेंट कर दिया तो फिर तो वो दान का है, वो तो एडवर्टीजमेंट के पैसे है, क्योंकि आप चाहते हो मैं आपके बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कर दूं। कैसे? एग्जाम्पल, मेरा एक हॉस्पिटल है, अब वहां बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनको दवाइयां चाहिए होती है। अब आपकी एक मेडिकल है, मेडिकल स्टोर वाले आप, कौन? मंगल मेडिकल, जिसमें आप पेशेंट्स का मंगल हो ऐसा चाहते हो। तो अब आप मेरे पास आए, आई एम द ओनर ऑफ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पे जीएसटी लगता नहीं है, आप जानते हो। जितने भी नॉर्मल हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल का काम करते हैं उन पे जीएसटी लगता है, जो हॉस्पिटल बोल के होटल का काम करते हैं उन पे जीएसटी लगता है। ये अब आप समझ गए। करेक्ट? अब से लगना चालू हो गया जो हॉस्पिटल बोल के होटल का काम करते हैं। मतलब जब हॉस्पिटल जाओ तो लगता है हॉस्पिटल आए कि 5 स्टार होटल आए, ये फर्क नहीं कर पाते। तो उन पे अब लगना चालू हो गया जीएसटी 18 जुलाई 2022 से। करेक्ट? लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल हॉस्पिटल हूं तो हॉस्पिटल तो आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी एग्जेम्प्ट है। अब आप मेरे पास आए और आपने बोला सर आपके यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनको दवाइयों की जरूरत पड़ती होगी। मैंने बोला हाँ, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? पहले मेरी मेडिकल स्टोर यहाँ पास में ही है, आप इतना अच्छा काम करते हो, मैं हॉस्पिटल के लिए
5 लाख रुपए दान देना चाहता हूं। मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 लाख रुपए दान दे दो, आप चैरिटी करना चाहते हो, नेक काम है। मैंने आपसे वो डोनेशन 5 लाख रुपए ले लिया। आपने बोला सर बस लेकिन एक छोटा सा काम आपको करना है। मैंने बोला क्या? आप इधर एक ऐसा बोर्ड लगा दो। क्या? मंगल मेडिकल स्टोर का रास्ता ये है, दवाइयां वहां से ले। इतना करके आप एक बोर्ड लगा दो, इतना तो कर ही सकते। मैंने बोला 5 लाख में एक क्या 10 बोर्ड लगा दूंगा तेरे। तो मैंने आपसे 5 लाख रुपए लिए और ऐसे बोर्ड लगा दिए, मंगल मेडिकल जाने का रास्ता। ऐसा करके देखते हैं आप कई बार। अब हॉस्पिटल ने ये 5 लाख रुपए लिया, हॉस्पिटल को पैसा मिला, हॉस्पिटल को पेशेंट से भी पैसा मिल रहा है, हॉस्पिटल को मंगल मेडिकल से दान के नाम पे 5 लाख मिला। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हॉस्पिटल का मानना है भी हमारे लिए तो सब एग्जेम्प्ट है और ये तो सप्लाई नहीं है, जीएसटी कैसा? सवाल है क्या इस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी लगेगा? जो 5 लाख रुपए हॉस्पिटल को मिले, द आंसर टू इट विल बी यस। क्यों? क्योंकि ये दान नहीं है, ये तो एक तरीके का एडवर्टीजमेंट है जो हॉस्पिटल उस मेडिकल स्टोर का कर रहा है। और एडवर्टीजमेंट मतलब एक सर्विस, और इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, एग्जेम्पशन ट्रीटमेंट, ये एडवर्टीजमेंट का एग्जेम्पशन नहीं है। तो अगर हॉस्पिटल ने ऐसे एडवर्टीजमेंट के लिए कोई जगह किसी को दे दी और उसके पैसे चार्ज कर दिए, उसके लिए एग्जेम्पशन नहीं है, इट इज सप्लाई लेविएबल टू जीएसटी। क्यों? क्योंकि इट अमाउंट्स टू एडवर्टीजमेंट। आप सामने वाले से पैसे लेके बोल रहे हो भले डोनेशन है, लेकिन वो एक्चुअल में डोनेशन नहीं, वो सामने वाले का बिजनेस एक्सपेंशन है। उसने उसे इनकम टैक्स में पीजीबीपी में डिडक्शन अलग ले लिया एज एक्सपेंडिचर, ये बोलते हुए कि भैया बिजनेस एक्सपेंडिचर है एडवर्टीजमेंट के नाम पे। तो जब उसने एडवर्टीजमेंट दिया तो डोनेशन कैसा? डोनेशन का डिडक्शन मिलता है पीजीबीपी में? नहीं मिलता। तो इसलिए इट विल नॉट अमाउंट टू डोनेशन, इट इज अ सप्लाई लेविएबल टू जीएसटी। इस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी लग जाएगा। पर जैसा मैंने दरवाजे पे लिखा था हरि प्रसाद की याद में, क्या ये हरि प्रसाद का एडवर्टीजमेंट माना जाएगा? हरि प्रसाद ने ये सवाल गवर्नमेंट से किया, वो भी स्मृति शेष था। तो हरि प्रसाद कैसे करेगा? उसके फैमिली वालों ने किया कि भैया क्या ये माना जाएगा कि ये एडवर्टीजमेंट चल रहा है? क्योंकि हमने तो बोला नहीं था, उसने अपनी इच्छा से नाम छाप दिया डोनेशन का। तो गवर्नमेंट ने बोला नियत देखी जाती है, क्या किया वो नहीं देखा जाता। क्या इसमें मेरा इंटेंशन आपको एडवर्टाइज करना था? नहीं, ये तो बस ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए कि आपने पैसा दिया, उन पैसों से ये भवन बना। तो वो ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए हमने डोनर्स लिस्ट दिखाई है या ऐसे कमरों के बाहर नाम लिख दिया। इट डज नॉट अमाउंट टू एडवर्टीजमेंट, उसे एडवर्टीजमेंट नहीं बोलते। और एडवर्टीजमेंट नहीं है तो वो सब कंसिडरेशन नहीं है, सप्लाई नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगा। ये है पहला सर्कुलर, डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर विदाउट क्विड प्रो क्वो। तो ये देखिए 2019 में जो ये सर्कुलर आया था, इसका लॉजिक, इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है, जहां पे गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला क्या कि क्या इसका एम पब्लिसिटी करना है। अगर आपने जो डोनेशन दिया उसका एम पब्लिसिटी करना है तो फिर वो चीज सप्लाई बनेगी लेविएबल टू जीएसटी। इट वुड बी एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन ऑफ हिज बिजनेस, तो वो एडवर्टाइजमेंट रहेगा। लेकिन अगर नहीं है ऐसा एम, नॉट, if the aim is not to give publicity it would or advertising promotion, तो माना जाएगा कि it is not a supply and no GST liability will be applicable, तब GST नहीं लगेगा। करेक्ट? जैसे एग्जांपल देखो, भूषण डोनेटेड अ ब्लैक बोर्ड टू योगनिश संस्था। तो एक संस्था को उसने ब्लैक बोर्ड दान किया, जैसे व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। A charitable yoga institute, Yoganish Sanstha printed underneath the blackboard so donated good wishes from Mr. Bhushan। अब मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड जो गिफ्ट किया गया, ये मान लो हमको किसी ने ऐसे दान किया। अब इतना अच्छा काम उसने किया तो ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए हमने यहाँ पे एक लाइन लगा दी, क्या? गुड विशेष फ्रॉम मिस्टर भूषण। अब जितने भी बच्चे आके पढ़ते हैं वो ब्लैक बोर्ड देखते हैं, व्हाइट बोर्ड देखते हैं, उनको दिखता है गुड विशेष फ्रॉम भूषण। क्या ये भूषण का एडवर्टीजमेंट माना जाए? द आंसर इज नो। क्या एम यहाँ पे भूषण को एडवर्टाइज करना था? नहीं, सिर्फ ग्रेटिट्यूड शो करना। तो जो उसने दान दिया या उसके लिए जो पैसे दिए वो सप्लाई नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगा। सिमिलरली श्रीमती दुर्गा देवी डोनेटेड सम मनी टू टेम्पल इन मेमोरी ऑफ हर लेट फादर
द टेम्पल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड अ रूम इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम सच डोनेशन and wrote donated by Durga Devi in memory of her father on the door floor of the room. वो कमरे में लिख दिया ना, ऐसा ही लिखा हुआ मिलता है. तो क्या ये सप्लाई है और जीएसटी लगेगा? गवर्नमेंट ने बोला ये डोनेशन है, ये एक्चुअल डोनेशन है. इट इज नॉट एम्ड एट गिविंग एडवर्टीजमेंट. करेक्ट. तो ये भी सप्लाई नहीं होगा. इन द अबव एग्जांपल्स इट मे बी नोटिस्ड दैट देयर इज नो रेफरेंस और मेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. वहां तो लिखा हुआ था मंगल मेडिकल, उसका काम ही है दवाई बेचना. इट अमाउंट्स टू एडवर्टीजमेंट. वो सप्लाई है, जीएसटी लगेगा. कंसिडरेशन भी है. ये ना सप्लाई है ना कंसिडरेशन है. डोनर विच अदरवाइज वुड हैव गॉट एडवर्टाइज. ठीक. तो अब इस पे सवाल कैसे आते हैं, ऐसा ही कुछ सवाल यहाँ पे दिया हुआ है जिसको अपन देखने वाले हैं अपने अगले उसमें. तो तब तक आप यहाँ तक की रीडिंग लीजिएगा. एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया. ठीक बात है. करेक्ट. तो चलो अभी की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं. थैंक यू.